बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि काजी फाइज ईसा साहब के केस में दो बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं। इससे पहली वीडियो में मैं आपको उस ख़त का जवाब, जो ख़त लिखा था सरीना ईसा साहबा ने लाहौर बार को, उसका जो जवाब था उस जवाब का मुकम्मल मतन मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 388 रोज़ बाद 388 रोज़ तक FBI के ऊपर मुसलसल इल्ज़ामात लगते रहे, मुसलसल वन साइडेड स्टोरीज आती रही, मीडिया को खबरें लीक की गई। बल्कि काजी फाइज साहब जब दलाइल दे रहे थे और जब उनकी अहलिया सरीना ईसा साहबा दलाइल दे रही थी तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस FBI पर रखा, सबसे ज्यादा इल्जामात FBI पर लगाए। उसकी वजह यह थी कि FBI की जो रिपोर्ट थी, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी गई थी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जमा कराई गई थी, वो कि आज तक वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। मैं आपको पहले भी एक टेक्निकल पॉइंट है वो बता चुका हूं कि जो मैंने जो स्टोरीज की थी वो चेयरमैन FBI की रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि वो FBI कमिश्नर का ऑर्डर था। और उस ऑर्डर में जो चीजें थी जिसमें बताया गया था कि सरीना ईसा साहबा ने कैसे गलत बयानी की, पहले क्या मौक़िफ़ अपनाया, फिर क्या मौक़िफ़ अपनाया, किस तरह से जो है वो गलत बयानियां की, फिर किस तरह से वो जो दावे कर रही हैं उन दावों को वो साबित नहीं कर सकी, वो जो कहती हैं कि मैंने पैसे यहां से कमाए उसके कोई सबूत फराहम नहीं कर सकी। तो बहुत ज्यादा इल्जामात FBI पर लगते रहे, लेकिन FBI की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में FBI की उस रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया, बल्कि यहां तक कह दिया कि FBI की रिपोर्ट की बुनियाद पर ना तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ और ना ही एहलिया जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, तो इसी वजह से पूरे पाकिस्तान के लोगों में तशवीश है कि एक जज साहब की बीवी अगर जितने मर्जी असासे और जजादें बना ले, और एक जज काजी फाइज की बात नहीं कर रहे, कल को कोई भी जज, कोई भी ब्यूरोक्रेट अपनी बीवी के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें बनाए करप्शन लूटमार से, और बाद में उसकी बीवी के मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मुझसे आप पूछ ही नहीं सकते, तो ये कैसे ये एहतसाब का निजाम चलेगा, अदलिया का एहतसाब कैसे होगा, और वो कौन सा बेवकूफ जज होगा जो करप्शन और लूटमार करेगा और पैसे अपने नाम पे रखेगा, जाहिर अपनी बीवी बच्चों के नाम पे रखेगा। और आपने इस फैसले के जरिए कह दिया कि उनकी बीवी को भी नहीं पूछा जा सकता, FBI पूछ ही नहीं सकता। तो और ये मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि काजी फाइज साहब ने कोई करप्शन और लूटमार किया है और करप्शन और लूटमार से उन्होंने ये जायदादें बनाई है, क्योंकि ये तो जो हुकूमत ने रेफरेंस भेजे उसमें भी इल्जाम नहीं है कि उन्होंने करप्शन किया, लूटमार किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया है। हुकूमत भी ये कह रही है कि भाई जायदादें, ये खुद मान रहे हैं कि हमारी जायदादें अब सबूत इनको देने हैं, इनको मनी ट्रेल देनी है, पैसे बनाए कमाए कैसे, पैसे भिजवाए कैसे, और डिक्लेयर क्यों नहीं किया था। तो ये जो FBI की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है, इसका मतन मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें इंटरवीनर बनने की दरखास्त दायर की गई है FBI की जानिब से, क्योंकि FBI को सुना ही नहीं गया था। FBI की जानिब से ये दरखास्त 6 सफ़ात और 16 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है। इस पर अदील बड़ाई साहब इसके अहम पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं। अगर आप अदील बड़ाई साहब की वीडियो सुन चुके हैं तो बेशक आपको ये वीडियो मेरी सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ी सी और डिटेल के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेन पॉइंट्स इसमें से अदील बड़ाई साहब अपनी वीडियो में बता चुके हैं। पैराग्राफ नंबर 1, FBI ने अदालत को बताया, सुप्रीम कोर्ट को, कि टैक्स दहिंदा मिस सरीना ईसा अपने बच्चों के हमरा 3 ऑफशोर कंपनीज की मालिक हैं, और आगे उन तीनों प्रॉपर्टीज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उन तीनों प्रॉपर्टीज की डिटेल्स जो हैं वो दी हुई हैं। मैं इनको नहीं दोहराना चाहता क्योंकि पहले कई वीडियोस में आप सुन चुके हैं। पैराग्राफ नंबर 2, ये FBI की जानिब से कहा गया है कि इब्तदाई तौर पर यह प्रॉपर्टीज ना तो टैक्स दहिंदा सरीना ईसा ने जाहिर की थी और ना ही उनके शोहर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने गोशवारों या वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर की, डिक्लेयर नहीं की थी। डिक्लेयर कब की वो भी आगे आप सुन लेंगे। पैराग्राफ नंबर 3 में कहा गया है कि ऑफशोर प्रॉपर्टी जाहिर ना करना ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने दायर रेफरेंस नंबर 1/2019 की वजह बना, क्योंकि ये ऑफशोर प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं थी। जब ये डिक्लेयर नहीं थी तो उनके खिलाफ रेफरेंस बन गया कि भैया आपकी ये प्रॉपर्टीज हैं, आपकी फैमिली की, आपने डिक्लेयर नहीं की। पैराग्राफ नंबर 4, FBI की जानिब से बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि जब रेफरेंस जेर समाअत था तो मिस सरीना ईसा ने साल 2018 की अपनी टैक्स रिटर्न्स 31 जनवरी 2020 को जमा कराई, जिसमें अपनी आमदन 40,71,864 रुपए जाहिर की। 30 जून 2018 की वेल्थ स्टेटमेंट भी टैक्स रिटर्न के हमरा जमा कराई गई, जिसमें जाहिर किया गया कि सरीना ईसा के मकामी और बैरून मुल्क असासे 11,99,15,126 रुपए के हैं। यह भी जाहिर किया गया कि इनके 3 ऑफशोर प्रॉपर्टीज में भी शेयर्स हैं। पैराग्राफ नंबर 5, उसके बाद यह लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर की दरखास्तें सुनने के बाद 19 जून 2020 को सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया। ये इस बुनियाद पर रेफरेंस कलअदम करार दिया गया था कि इसमें जो है वो कानूनी तौर पर बदनीयती थी,
कानून का इस्तेमाल ठीक नहीं किया गया था, रेफरेंस क्वैश कर दिया गया था। लेकिन उस रेफरेंस में जो सवालात थे कि काजी फायजा साहब के बीवी बच्चों की जो प्रॉपर्टीज हैं कहां से आई हैं, वो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने एफपीआर को भेज दिया था। तो ये तमाम एफपीआर को हिदायत की गई कि मिस रीनेसा और उनके बच्चों की तरफ से खरीदी गई ऑफशोर जायदादों की स्क्रूटनी करे और मुनासिब हुक्म जारी करे। यहीं से एफपीआर का किरदार शुरू हुआ था 19 जून 2020 से। और उसके बाद जब एफपीआर ने पहला नोटिस जारी किया था, तब से एफपीआर के खिलाफ सीरीना ईसा साहिबा और काजी फायजा साहब जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बहुत सी उन्होंने खबरें भी अपने जो हामी लोग हैं उनके ज़रिए लीक की और फिर तहरीरी तौर पे भी बहुत इल्ज़ामात लगाए, दलाइल में भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, लेकिन एफपीआर को नहीं सुना गया इस पूरी प्रोसीडिंग में। पैराग्राफ नंबर 6, एफपीआर ने यह भी दरखास्त में लिखा है कि अदालती हुक्म पर साल 2018 के टैक्स के हवाले से कार्रवाई का आगाज किया गया। यह कार्रवाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में 14 सितंबर 2020 को की गई। तरमीम के बाद कानून की शिक 122(1) और शिक 122(5) के तहत ये कार्रवाई जो है वो की गई है। जैसा कि टैक्स दहिंदा सीरीना ईसा 3 ऑफशोर जायदादों की खरीदारी के लिए की गई सरमायाकारी का जरिया साबित करने में नाकाम रही। ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को एफपीआर ने कि सीरीना ईसा साहिबा जो मनी ट्रेल देने में नाकाम रही कि वो पैसे कमाए कैसे जो जिनसे लंदन की जायदादें खरीदी गई। और वो कहते हैं इसलिए 10,46,80,020 रुपए उनकी जाहिर करदा आमदन में शामिल हो गए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 111(1)(b) और 111(2) के तहत यह रकम जाहिर करदा इनकम में शामिल की गई थी, जिसके नतीजे में 3,58,57,507 रुपए उनके जिम्मे वाजिबुल अदा बाकी बचे। यानी यह जुर्माना किया गया एफपीआर की जानिब से तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का। पैराग्राफ नंबर 7 में कहा गया है कि सीरीना ईसा ने इनकम टैक्स कानून में की गई तरमीम को सीरीना ईसा ने इनकम टैक्स कानून में की गई ये जो कार्रवाई थी और जो इससे जो प्रोसीडिंग है इसमें से कुछ चीज़ों को 13 अक्टूबर 2020 को मुतलका फोरम पर चैलेंज किया, जो अभी तक ज़ेर इल्तवा है। पैराग्राफ नंबर 8, सीरीना ईसा के मामले में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत एफबीआर को कानूनी इख्तियार हासिल है और उसके लिए एफबीआर किसी अदालती हुक्म का मोहताज नहीं। इसलिए अदालती हुक्म के बगैर भी सीरीना ईसा से मुतल्लिक कार्रवाई का इख्तियार एफबीआर के पास है। यानी सुप्रीम कोर्ट हुक्म ना भी जारी करती, सुप्रीम कोर्ट सिंपल रेफरेंस क्वैश कर देती कि हुकूमत ने रेफरेंस भेजा, ये रेफरेंस दुरुस्त नहीं है, कानूनी तौर पे इसमें फ्लॉज हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस को क्वैश भी कर देती सिंपल और सुप्रीम कोर्ट ये मामला एफबीआर को ना भेजती, तब भी एफबीआर इस पे कार्रवाई कर सकता था। एफबीआर को कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी थी, एफबीआर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जरूरत नहीं थी। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 10 में कहा गया कि सीरीना ईसा ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट ये नवाज शरीफ लाए थे बैरून मुल्क पैसा ट्रांसफर करने के लिए, लंदन की प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए नवाज शरीफ ये कानून लाए थे। किसी वीडियो में तफसील से इस कानून पे बात करेंगे ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट क्या था और पाकिस्तान से बाहर जितना पैसा गया है 1992 से लेके 2018 तक वो सब इस इकोनॉमिक प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 के तहत भेजा गया। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को इस कानून ने दिया क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने पैसे बाहर भेजने थे। 1993 में जायदादें खरीदी थी, 1990 में वज़ीर-ए-आज़म बने। उन्होंने ये कानून अपने लिए बनाया था जिस कानून का बहुत ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ। सीरीना ईसा साहिबा ने उसी कानून का हवाला लिया, नवाज शरीफ के बनाए गए कानून का हवाला लिया, लेकिन एफबीआर ने नवाज शरीफ के बनाए गए कानून की आड़ लेने से भी उन्होंने मुखालफत की है कि सीरीना ईसा साहिबा नवाज शरीफ के बनाए गए कानून के पीछे नहीं छुप सकती और ये उससे इस्तिस्ना नहीं ले सकती। यह कहा गया कि सीरीना ईसा ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 के तहत इस्तिस्ना मांगा था। अदालत को यह आगाह किया जाता है कि 1992 का ये जो एक्ट है इसको 1999 में तरमीम के जरिए तब्दील कर दिया गया था, जिसके बाद फॉरेन करेंसी अकाउंट होल्डर्स को हासिल इस्तिस्ना की सहूलत खत्म कर दी गई थी। इस तरमीम के बाद एफबीआर के हुकाम को फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट्स की तफ्तीश का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 11, एफबीआर की दरखास्त में यह भी कहा गया है कि सीरीना ईसा ने अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में जितनी भी रकम जमा कराई वो 16 दिसंबर 1999 के बाद जमा कराई है। पैराग्राफ नंबर 12 में कहा गया कि नहायत अदब से गुजारिश की जाती है कि मिस सीरीना ईसा को मुतअद्दिद बार मौका दिया गया कि वो नंबर 1 वो फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट में जमा कराई गई रकम के ज़राए की वजाहत करें। उनको मौका दिया गया कि वो ज़राई वसाइल से हासिल की गई रकम की शहादत दें जिसमें आबियाना या ढल वगैरह शामिल की जा सकती हैं। बी मैं आपको बता चुका हूँ, सी वो ABC से है। ये सी यह है कि सूबाई ज़राई इनकम टैक्स की अदायगी की तफसीलात फराम करें, यह भी उनको कहा गया था लेकिन वो नहीं फराम कर सकी। डी यह है कि बरतानिया में उन सोलिसिटर्स के नाम फराम करें
जिनके जरिए वहां जायदादें खरीदी गई, क्योंकि सीनियर एएसआई ने दावा किया था कि उन्होंने प्रॉपर्टीज सोलिसिटर्स के जरिए खरीदी हैं। पैराग्राफ नंबर 13 यह कहा गया है कि एफबीआर की जानिब से कि बार बार दरखास्त करने के बावजूद सीनियर एएसआई ने उन जराए से मुतालिक कोई तफसील फराहम नहीं की जिनके जरिए फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट में रकम जमा कराई गई। सीनियर एएसआई ने बरतानवी सोलिसिटर्स के जरिए सोलिसिटर्स के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी फराहम नहीं की जिनके जरिए अदायगी की गई थी। ज़राई आमदन या आबियाना से मुतालिक भी कोई शहादत फराहम नहीं की गई। दस्तावेजात से पता चलता है कि सीनियर एएसआई के बच्चों की तालीम के हवाले से अदायगी की गई, लेकिन ऐसी कोई अदायगी सामने नहीं आई जिससे पता चले कि लंदन में जायदाद खरीदने के लिए अदायगी की गई हो। यानी वो जो पैसे बाहर भेज रही थी वो ये कह कर भेज रही थी कि मैं बच्चों के तालीमी खर्चात के लिए भेज रही हूँ। बाद में कह दिया गया कि जी ये तो हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो कुछ सबूत नहीं फराहम कर सकी कि यहीं से पैसे इस मकसद के लिए भेजे गए कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद ये कहा गया है कि सबसे आम बात यह है कि वो ज़राए ज़ाहिर नहीं किए गए जिनसे हासिल की गई रकम फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट में जमा कराई गई। सीनियर एएसआई ने अपने गोशवारों के किसी कालम में ज़राई आमदन ज़ाहिर नहीं की। पैराग्राफ नंबर 14 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नजरसानी दरखास्तों की कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नजरसानी दरखास्तों की समाअत के दौरान एफबीआर या उसके किसी अफसर को नोटिस जारी नहीं किए गए और न ही उन्हें इस केस में फरीक बनाया गया था। इसलिए नहायत अदब के साथ गुजारिश की जाती है कि अदालत का 26 अप्रैल 2021 को जारी किया गया हुक्म नेचुरल जस्टिस की खिलाफ वर्जी है, ये हुक्म वापस लिया जाए क्योंकि एफबीआर को सुने बगैर जारी किया गया ये हुक्म और इसके जरिए जो एफबीआर का आर्डर है वो और भारी रकम का जो उन्होंने तकाजा किया था कि ये आप पे जुर्माना है वो सब कलअदम हो गया है। पैराग्राफ नंबर 15 में कि एफबीआर ने यह भी कहा है कि सीनियर एएसआई मुतबादिल फोरम से रिलीफ मांग चुकी हैं और वो एफबीआर की कार्रवाई को महकमाना तौर पर चैलेंज कर सकती हैं, इसलिए वो पिटीशन जिसमें एफबीआर के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है नाकाबिल समाअत है। यानी जो मुतलका फोरम था वहां वो चैलेंज कर चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो आ ही नहीं सकती। जो एफबीआर के कमिश्नर का जो ऑर्डर है उसको मुतलका फोरम पे उन्होंने चैलेंज करना था, वहां वो कर चुकी हैं। पैराग्राफ नंबर 16 और यह भी कहा गया कि एफबीआर के वकील को इजाजत दी जाए कि वो केस की समाअत के दौरान इजाफी ग्राउंड्स पेश कर सके। इस्तदा यह की गई है कि एफबीआर को फरीक बनने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 26 अप्रैल 2021 को एफबीआर और इनलैंड रेवेन्यू से मुतालिक जारी किया गया हुक्म जो है वो कलअदम करार दिया जाए। 26 अप्रैल को जो हुक्म दिया गया था कि वो रिपोर्ट भी कलअदम, उस रिपोर्ट को कोई पढ़ नहीं सकता, उसको कोई देख नहीं सकता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। उसके बाद ये कहा गया है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 198 और 216 की रोशनी में एफबीआर के किसी अफसर के खिलाफ कोई हुक्म पास ना किया जाए क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 216(3) पी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। तो ये जनाब एफबीआर की जानिब से जो है वो दरख्वास्त जो है वो जमा कराई गई है जिसका मुकम्मल मतन मैंने आपके सामने रखा है और बहुत ज़्यादा जो है वो इंकशाफात हैं और खुलकर उन्होंने बता दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि आपका फैसला दुरुस्त नहीं है और आपने कैसे जो है वो एक गैर आइनी और गैर कानूनी ऑर्डर पास किया बगैर एफबीआर को सुने और काजी फाइजा साहब की अहलिया को किस तरह से इतना बड़ा जो है वो रिलीफ दिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।